प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। ये द्रव्य संग्रह नामक शास्त्र है। इसकी ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित टीका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप 9 अधिकारों के माध्यम से बताया जा रहा है। अधिकार मतलब उनकी विशेषताएं। तो जीव की 9 विशेषताओं के माध्यम से जीव का स्वरूप बताया जा रहा है। उसमें 13वीं गाथा की चर्चा हमारी चल रही है और 13वीं गाथा में गुणस्थानों का स्वरूप हम देख रहे हैं। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह सुथनया विन्निया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धनया। मार्गण स्थान और गुणस्थान की अपेक्षा से जीव अशुद्ध नय से 14 प्रकार के कहे गए हैं, परंतु शुद्ध नय से देखा जाए तो सभी जीव शुद्ध ही हैं। शुद्ध नय की अपेक्षा से जीव गुणस्थान वाले मार्गण स्थान वाले इस तरह से भेद रूप नहीं है। शुद्ध नय की अपेक्षा सभी जीव शुद्ध हैं। तो यहाँ गुणस्थानों की चर्चा हम कर रहे थे। गुणस्थान 14 होते हैं। पहला कोई बताएंगे गुणस्थानों के नाम? बोलिए। अर्पणा बोलेंगे आप? नहीं। रेखा अभी बोलिए। रेखा अभी बोल रहे हैं, बोलिए। रेखा अभी अनम्यूट करके बोलिए। बोलो प्रीति, आप बोलो। दूसरा साधन सम्यक, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत, छठा प्रमद विरत, सातवां अप्रमद विरत, आठवां अपूर्वकरण, नवा अनिवृत्तीकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्रदाय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली, 14वां अयोग्य। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 14 गुणस्थान है। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व। दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो तत्वों के अश्रद्धान रूप जीव की परिणति है या अतत्व के श्रद्धान रूप जीव की परिणति है, उसका नाम मिथ्यात्व गुणस्थान है। और सासादन गुणस्थान किसे कहते हैं? स प्लस आसादन यानी स यानी सहित, आसादन यानी विराधना। सम्यक्त्व की विराधना से सहित जो परिणाम है उसका नाम है सासादन। यानी कि जो
प्रथमोपशम सम्यक्त्व या कहें औपशमिक सम्यक्त्व। देखिए, इसके संबंध में आचार्यों के दोनों मत हैं। एक दिन किसी ने क्लास में मुझसे पूछा था कि ये सासाधन गुणस्थान प्रथमोपशम सम्यक्त्व से गिरते समय ही प्राप्त होगा या द्वितीयोपशम से गिरते समय भी प्राप्त होगा। तो गोमट सार में तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व से गिरते समय ही कहा गया है, लेकिन जो कषाय पाउड़ आदि जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें, हाँ मीनुद्दीन ने पूछा था, तो उनमें द्वितीयोपशम से गिरते समय भी कहा गया है। यानी हम समझ लें उपशम सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व से गिरते समय ये दूसरा गुणस्थान प्राप्त होता है। मुख्य रूप से प्रथमोपशम से गिरते समय ही होता है और किसी किसी अपेक्षा अन्य आचार्यों के मत से द्वितीयोपशम से गिरते समय भी हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि औपशमिक सम्यक्त्व से गिरते समय ही ये दूसरा गुणस्थान होगा। तो औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल में से, कितना काल है औपशमिक सम्यक्त्व का? अंतर्मुहूर्त। तो औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल में से जब कम से कम एक समय या अधिक से अधिक 6 आवली प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में, यानी यदि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में से किसी एक का उदय आ जाता है, तो उस समय जो जीव की परिणति होती है, उस परिणति का नाम है सासाधन गुणस्थान। देखिए, पहला तो मिथ्यात्व गुणस्थान है। मिथ्यात्व गुणस्थान के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी जीव को पित्त ज्वरनी बुखार हो गया है, तो बुखार के समय जैसे मुंह कड़वा कड़वा रहता है, एकदम जो मुंह का टेस्ट होता है वो एकदम बिगड़ जाता है, ऐसे ही जीव की श्रद्धा एकदम बिगड़ी हुई है मिथ्यात्व गुणस्थान में। और सासाधन गुणस्थान में कि जिस तरह से कोई जीव वॉमिट कर दे और वॉमिट करने के बाद फिर उस जो खाया था पदार्थ, उस वॉमिटिंग के बाद में उस खाए हुए का कुछ स्वाद आए, तो वो कैसा बिगड़ा हुआ स्वाद, तो ऐसा परिणति वो सासाधन में, वो सम्यक तो बिगड़ गया है, सम्यक की विराधना हो गई है। तो ऐसे सम्यक की विराधना रूप जो परिणति है उसका नाम है सासाधन गुणस्थान। फिर तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। सम्यक मिथ्यात्व ऐसे बोलते हैं मिश्र। एक मिश्र नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के समय जो जीव की सम्यक और मिथ्यात्व रूप जो मिश्र परिणति होती है, ये जात्यंतर जो मिश्र परिणति होती है, उसका नाम सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है। इसके बाद में अब है चौथा अविरत सम्यक्त्व। अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान ये चौथा गुणस्थान है। अभी हमने देखा कि पहला जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान में दर्शन मोहनीय कर्म का में मिथ्यात्व का उदय निमित्त है। दूसरा सासाधन गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय निमित्त है। फिर जो तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व नामक प्रकृति का उदय निमित्त है। अभी जो चौथा गुणस्थान है अविरत सम्यक्त्व, इसमें कौन सी प्रकृति का उदय निमित्त है? तो इसमें इन सातों में से किसी भी का उदय निमित्त नहीं है। इस गुणस्थान के होने में इन सातों में से किसी भी प्रकृति का उदय निमित्त नहीं है, क्योंकि इन सातों में से किसी भी प्रकृति का उदय, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं कोई? इन सातों में से किसी भी प्रकृति का उदय वो सम्यक्त्व नहीं होने देगा, वो तो सम्यक्त्व का घात करेगा या सम्यक्त्व को मलिन करेगा। इसलिए इन सातों में से किसी का भी उदय इस चौथे गुणस्थान को होने में निमित्त नहीं है। तो चौथे गुणस्थान को होने में निमित्त कौन सी प्रकृति है? वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, चारित्र मोहनी की जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है वो चौथे गुणस्थान में निमित्त है। तो फिर जो सम्यक्त प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान में कहा जाता है, तो ये बात सही है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है, लेकिन उसके कारण गुणस्थान चौथा नहीं है। वो तो जो प्रकृति है वो दर्शन मोहनी की प्रकृति है और वो सम्यक दर्शन को मलिन करने का काम करती है, इस गुणस्थान को बनाने का काम नहीं करती। सम्यक्त प्रकृति का उदय अकेले चौथे गुणस्थान में नहीं है, चौथे में भी है, पांचवे में भी है और छठे सातवें तक भी सम्यक्त प्रकृति का उदय चलता है।
इसलिए यदि हम कहें कि चौथे गुण सम्यक्त प्रकृति के उदय से चौथा गुण स्थान होता है, तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति का उदय तो 5, 6 और 7 गुण स्थान में भी चलता है। अभी हम कल देख रहे थे कि सम्यक्त, ये जो चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक्त, तो अविरत तो है अप्रत्याख्यानावरण के उदय से अविरत है। अभी जो सम्यक्त्व है, तो सम्यक्त्व के भेद हम देख रहे थे। सम्यक्त्व 3 प्रकार के कहे गए, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व। तो औपशमिक सम्यक्त्व की बात थोड़ी हमने की थी और फिर देखेंगे, कल हमने क्षयोपशमिक सम्यक्त्व की बात शुरू की थी। तो क्षयोपशम को हम समझ रहे थे कि क्षयोपशम किसे कहते हैं। तो क्षयोपशम की परिभाषा हमने देखी थी। उस क्षयोपशम की परिभाषा यानी क्षयोपशम को समझने के लिए हमने कर्मों के संबंध में कुछ समझा था कि घातिया कर्मों में क्षयोपशम होता है। तो घातिया कर्म किसे कहते हैं कि जो जीव के, मैंने कल पीडीएफ भेजी थी, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं कि जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों के घात में, अर्थात ज्ञानादि गुणों की पर्यायों के व्यक्त न होने में, घात में मतलब वो ज्ञान की जो पर्याय है वो प्रकट नहीं हो पा रही, तो ज्ञान आदि गुणों की पर्यायों को व्यक्त नहीं होने देने में जो कर्म निमित्त होता है, निमित्त होने वाले कर्म को घातिया कर्म या घाती कर्म कहते हैं। जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये अनुजीवी गुण हैं। इन अनुजीवी गुणों की पर्याय प्रकट नहीं होने देने में जो कर्म निमित्त होता है उसे घाती कर्म कहते हैं। घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां होती हैं। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय के 28 और अंतराय की 5। इन 47 प्रकृतियों में से कुछ प्रकृतियां सर्वघाती होती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती होती हैं। 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। तो सर्वघाती किसे कहते हैं कि जीव के ज्ञानादि गुणों की पूर्ण पर्यायों के संपूर्णतः घात में निमित्त होने वाली कर्म प्रकृतियों को सर्वघाती कर्म प्रकृतियां कहते हैं। जो देखिए, ये अब प्रकृति पे लगाना है हमको, अब एक सिंगल ज्ञानावरण पे नहीं है, ये है प्रकृतियों की बात। पूरी 47 प्रकृतियों में से एक प्रकृति को पकड़ेंगे, तो उस एक कर्म से रिलेटेड जो गुण है उसकी पर्याय को बिल्कुल भी नहीं प्रकट होने दे, ये काम है उस सर्वघाती प्रकृति का। उसके अलावा और कोई भी पर्याय प्रकट नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक जो भी कर्म है, समझ लीजिए कि केवल ज्ञानावरण कर्म है, तो वो केवल ज्ञानावरण कर्म अपने केवल ज्ञान रूप पर्याय को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देगा। उसका काम केवल ज्ञान को घातना वहां तक सीमित है, लेकिन वो केवल ज्ञानावरण कर्म मति ज्ञान भी नहीं होने दे या शुद्ध ज्ञान भी नहीं होने दे, ऐसा नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकृतियों के संबंध में इसको सर्वघाती पना इसका लगाना, सर्वघाती पना या देशघाती पना। तो सर्वघाती किसे कहते हैं, जो अपने रिलेटेड जो भी कर्म है उससे रिलेटेड जो गुण है वो अपने संबंधित गुण की पर्याय को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने दे, उसे सर्वघाती प्रकृति या सर्वघाती कर्म कहते हैं। और देशघाती प्रकृति किसे कहते हैं कि जो वो अपने से रिलेटेड, जिस उस कर्म से रिलेटेड जो गुण है उस गुण की पर्याय को कुछ कुछ प्रकट होने दे, कुछ घात करे और कुछ प्रकट होने दे, यानी उनके घात में वो अंशतः निमित्त हो यानी पार्टली निमित्त हो, उसे देशघाती कर्म प्रकृति कहते हैं। तो सर्वघाती प्रकृतियां 21 होती हैं और देशघाती 26 होती हैं। अब ये जो देशघाती प्रकृतियां हैं, इन देशघाती प्रकृतियों में 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। तो स्पर्धक किसे कहते हैं कि अनंत कार्बन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। लेकिन वो समूह कैसे बनता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की उनकी फल देने की शक्ति सिमिलर जिसमें होती है, तो वो पर्टिकुलर टाइप की सिमिलर फल देने की शक्ति यानी अनुभाग शक्ति से सहित
जो कार्बन वर्गणाएं होती हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसे बोलते हैं एक स्पर्धक। फिर दूसरे टाइप का फल देने की शक्ति वाले जो कार्बन वर्गणाएं होती हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, उसको कहते हैं दूसरा स्पर्धक। ऐसे अलग अलग टाइप के स्पर्धक कर्मों में होते हैं, जो एक से अपने में भी ऐसे होता है ना, किस किस के ग्रुप बनते हैं। जिनकी नेचर एक सी होती है वो आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, जिनकी नेचर अलग होती है वो फ्रेंड हमारे नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे ही जिन कर्म परमाणुओं में कुछ एक टाइप का फल देने का अनुभाग शक्ति, ऐसा फल देने की शक्ति होती है, उनका एक ग्रुप होता है। जिसमें कुछ अलग टाइप का फल देने की शक्ति होती है उनका अलग ग्रुप होता है। तो इन ग्रुप अनंत कार्बन वर्गणाओं का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसको स्पर्धक बोलते हैं। तो देशघाती प्रकृतियों में दोनों टाइप के स्पर्धक हैं। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती टाइप के स्पर्धक भी हैं और देशघाती टाइप के स्पर्धक भी हैं। सर्वघाती प्रकृति में तो सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। सर्वघाती और देशघाती का अर्थ वही है कि अपने से रिलेटेड गुण को पूरा घात करने में जो निमित्त हो वो सर्वघाती है, और अपने से रिलेटेड गुण को पूरा घात नहीं कर पाए, पार्टली घात कर पाए, वो देशघाती है। तो सर्वघाती प्रकृतियों में जितने भी स्पर्धक हैं, जितने भी कार्बन वर्गणाओं के ग्रुप्स हैं, वो सारे सर्वघाती ही हैं। और देशघाती प्रकृतियों में जितने स्पर्धक हैं वो दोनों टाइप के हैं, कुछ स्पर्धक सर्वघाती हैं और कुछ स्पर्धक देशघाती हैं। तो जिन प्रकृतियों में दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी, उन प्रकृतियों में क्षयोपशम घटित होता है, मोहनीय कर्म को छोड़ के। मोहनीय कर्म में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यानी जिन प्रकृतियों में दोनों टाइप के स्पर्धक हैं, सर्वघाती भी और देशघाती भी, उन प्रकृतियों में क्षयोपशम घटित हो सकता है, क्षयोपशम बन सकता है। अर्पणा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अर्पणा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करो आप। ये होता ही नहीं, मैं करती हूँ तो इसमें अनम्यूट। हेलो हाँ, अब बोलिए। मैम, दूर से सुन रही हूँ मैं आज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बीच में खुद अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हैं, रिलेटेड अभी जो चल रहा है विषय, तो वो उसी समय वहां क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं और देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं, जो इनकी फल देने की शक्ति है। तो देखिए, कर्मों में फल देने की अलग अलग टाइप की शक्ति होती है, 4 टाइप की शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं उसमें देखिए, नेक्स्ट पेज पे जो पीडीएफ भेजी है आपको, उसमें नेक्स्ट पेज पे बताया है कि जो कर्मों के फल देने की शक्ति है उसके 4 लेवल हैं। 4 लेवल कौन से हैं? यानी एक तो फल देने की शक्ति ऐसी है शैल रूप, शैल मतलब पत्थर के रूप, पत्थर के जैसा ऐसा फल दे, यानी समझ लीजिए किसी को पत्थर से मारे एक तो उसको कैसा लगेगा। फिर दूसरी टाइप है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, पत्थर बहुत कठोर है और हड्डी भी कठोर है लेकिन उस पत्थर से थोड़ी कम कठोर है। फिर तीसरा लेवल है दारू, दारू का मतलब शराब नहीं, दारू का मतलब है देव दारू, यानी लकड़ी, पेड़ की जो लकड़ी होती है उसका नाम यहाँ दारू दिया। तो पत्थर बहुत ज्यादा कठोर है, उससे थोड़ा कम कठोर हड्डी है और हड्डी से कम कठोर लकड़ी है। कठोर मीन्स उससे अगर हमें मारा जाए, उस फल देने की शक्ति बता रहे ना, पत्थर किसी के ऊपर पटक दिया जाए तो उसका क्या फल आएगा, और फिर किसी के ऊपर हड्डी मारी जाए उसका क्या फल आएगा, और फिर किसी के ऊपर लकड़ी मारी जाए उसका फल उससे थोड़ा और हल्का होगा। और सबसे छोटा जो अनुभाग, सबसे हल्का अनुभाग का लेवल है वो है लता। लता मतलब जो सॉफ्ट वाली जो बेल होती है अपनी, उससे किसी को मारा जाए। तो ये 4 टाइप के स्तर यहाँ बताए गए हैं, अस्थि, शैल, दारू और लता। 4 टाइप के समझ में आ रहे हैं, यानी अधिक अनुभाग से कम अनुभाग की तरफ यहाँ पे लेके गए हैं कि जो शैल है, शैल का अनुभाग सबसे ज्यादा है, यानी शैल टाइप के जो कर्म परमाणु हैं वो बहुत ज्यादा फल देंगे। जो भी उनकी जिस भी टाइप की प्रकृति है
वो बहुत ज्यादा फल देंगे, यानी संबंधित गुण को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने देंगे। और जो अस्थि टाइप की जिनकी प्रकृति है वो भी शैल से थोड़ा कम है, लेकिन वो भी बहुत फल देंगे। दारू टाइप की प्रकृति वाले शैल अस्थि से थोड़ा लोअर है, थोड़ा उससे कम फल देंगे। और लता टाइप के जो स्पर्धक हैं वो सबसे कम अनुभाग शक्ति वाले हैं। उनके उदय के समय जीव के जो रिलेटेड गुण है उसका घात कम हो पाता है। तो ये 4 टाइप के स्तर हैं। अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के स्पर्धक, ये 4 टाइप के अनुभाग थे, अब 2 हमारे पास स्पर्धक थे, एक सर्वघाती और एक देशघाती। तो सर्वघाती किसे कहेंगे कि जिनमें शैल टाइप, अस्थि टाइप और दारू का मैक्सिमम, यानी समझ लीजिए 90% भाग, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, शास्त्रीय शब्द तो उसका बहुभाग है। शैल का पूरा हिस्सा, अस्थि का पूरा हिस्सा और दारू का 90%, इतना सारा जो फल देने का वो है अनुभाग, वो जिसमें पाया जाता है वो कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। यानी इतनी सारी पावर जिसमें है, अस्थि टाइप का फल दे, शैल टाइप का फल दे, अस्थि टाइप का फल दे और दारू का बहुभाग ऐसा फल दे, वो कहलाते हैं सर्वघाती स्पर्धक। इसके बाद में जो देशघाती प्रकृतियां हैं, देशघाती प्रकृतियों में 2 टाइप के स्पर्धक हैं, सर्वघाती और देशघाती। तो सर्वघाती वाले जो स्पर्धक है उसमें तो वही है, शैल वाले पूरे, अस्थि वाला पूरा अनुभाग और दारू का बहुभाग, यानी 90% अप्रोक्सीमेट इतना उसमें है। अब हाँ, 3/4 नहीं बोलेंगे, 90% 3/4 नहीं होगा, 3/4 तो 75% होगा। 90% मतलब अपन अभी एक किसी एग्जाम्पल से देखेंगे, यानी बहुत ज्यादा भाग है, 75% से ज्यादा लेना है। तो समझ में आ रहा है थोड़ा कि सर्वघाती किसे कहेंगे। सर्वघाती का मतलब है कि उसमें इतनी ज्यादा उसकी पावर है फल देने की, तो वो इतनी ज्यादा पावर वाला कर्म है, तो वो हमारे गुण को कैसे प्रकट होने देगा। तो हमारा जो गुण है वो पूरा ढका रहेगा, क्योंकि उसमें शैल टाइप की, अस्थि टाइप की और जो दारू है उस दारू की भी 90% पावर उसमें है। तो हमारे रिलेटेड जो गुण है वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाते। सर्वघाती प्रकृतियों में सारे स्पर्धक सर्वघाती हैं, यानी उनमें ये तीनों टाइप हैं। और जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उन देशघाती प्रकृतियों में भी जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें भी ये तीनों टाइप हैं, शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। अब देशघाती स्पर्धक किसे कहते हैं कि वो जो दारू का बहुभाग तो गया सर्वघाती स्पर्धकों में, अब जो वो दारू का एक भाग यानी 10% जो बचा है, वो दारू का एक भाग, ये हम अपने हिसाब से परसेंटेज लगा रहे हैं, लेकिन वो जो भी है एक्चुअल में, तो दारू का एक भाग और लता रूप जितने भी हिस्से, लता रूप का मतलब है लता एकदम कोमल होती है, चाहे जैसे उसको मोड़ लो, और उससे मारते भी हैं तो कुछ खास उससे लगती नहीं है, सॉफ्ट चीज होती है। तो वो लता वाले सारे जो स्पर्धक हैं वो, और दारू का एक भाग वाले स्पर्धक, यानी कि कम अनुभाग शक्ति फल देने की जिसमें कम शक्ति है, वो सारे स्पर्धक होते हैं देशघाती स्पर्धक। ये समझ में आया थोड़ा सा कि सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघातीपना कैसे बना और देशघातीपना कैसे बना। ये हम समझ रहे हैं वो उदयाभावी क्षय को समझने के लिए। ये अगर समझ में आ जाएगा तो वो चीज इतनी क्लियर हो जाएगी जिंदगी भर हमेशा, और एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर अभी ये चीज समझ में आ जाएगी। पहले हमने पढ़े घाती कर्म। घाती कर्म में जो प्रकृतियां हैं उनमें 2 टाइप की प्रकृतियां, देशघाती प्रकृतियां और सर्वघाती प्रकृतियां। सर्वघाती प्रकृतियों में सारे स्पर्धक सर्वघाती हैं, और देशघाती प्रकृतियों में जो स्पर्धक हैं वो 2 टाइप के हैं, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। अब ये सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं कि जिन स्पर्धकों में, स्पर्धक मतलब कार्बन वर्गणाओं, कार्बन परमाणुओं का जो समूह है, उनमें शैल टाइप के, अस्थि टाइप के
और दारू का बहुभाग टाइप के फल देने की शक्ति है। शैल, अस्थि और दारू तो समझ में आ गया कि वो फल देने की, वो उदाहरण बताए हैं कि कितना फल देते हैं। तो शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग टाइप के जिसमें स्पर्धक होते हैं वो कहलाती है सर्वघाती प्रकृतियां। और जिसमें दारू का एक भाग और लता का पूरा भाग, इस टाइप के स्पर्धक जिन प्रकृतियों में होते हैं वो कहलाती हैं देशघाती प्रकृतियां। अब ये जो घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां हैं उसमें से कल हमने निकाली थी, कल हमने छाट ली थी, 21 प्रकृतियां सर्वघाती हैं और 26 प्रकृतियां देशघाती हैं। ज्ञानावरण की पांच में से जो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपरे ज्ञानावरण, ये चारों कैसी हैं? देशघाती। और केवल ज्ञानावरण है सर्वघाती। दर्शनावरण के 9 भेद, 9 भेदों में से चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये 3 है देशघाती। और केवल दर्शनावरण और 5 प्रकार की निद्राएं, ये है सर्वघाती। इसके बाद में मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तो है सर्वघाती और सम्यक प्रकृति है देशघाती। फिर चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12 प्रकृतियां हैं सर्वघाती। और संचलन की 4 और 9 नौकशाएं, ये 13 प्रकृतियां हैं देशघाती। तो टोटल मिला के मोहनीय कर्म में 14 ही सर्वघाती हैं, 14 ही देशघाती हैं। और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां देशघाती हैं। अब मैं बता सकते हैं मीनू दी कि अंतराय की 5 प्रकृतियां देशघाती हैं तो उसमें कौन से टाइप के स्पर्धक होंगे? शैल, अस्थि, दारू और लता में से अंतराय कर्म की प्रकृतियों में कौन से टाइप के स्पर्धक होंगे? बोलिए मीनू दी। नहीं, बोलिए निशा आंटी, आप बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देशघाती प्रकृति है ना, अंतराय कर्म देशघाती है। और देशघाती में कौन सा होगा? दारू का जो बचा हुआ लास्ट वाला पार्ट है, जो एक भाग है, दारू का एक भाग और लता का पूरा भाग, ये देशघाती प्रकृतियों में होगा। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है। तो केवल ज्ञानावरण में कौन कौन से टाइप के स्पर्धक होंगे? बोलिए प्रीति। शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। बोलिए मीता, हवी सही है इनका आंसर? सही है। कौन कौन से हैं, रिपीट करिए आप। शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। बढ़िया, शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग, ये केवल ज्ञानावरण में है। अभी मति ज्ञानावरण कौन सी प्रकृति है और उसमें कौन सा टाइप के स्पर्धक होंगे? बोलिए शिमला हावी, बोलिए। मति ज्ञानावरण में कौन से टाइप के स्पर्धक होंगे? बोल रहे हैं? हाँ बताइए, बोल रहे हैं कौन से टाइप के होंगे? नहीं समझ में आया अभी। हाँ सुलोचना, अभी आप बताइए। मति ज्ञानावरण आंटी बताएंगे। मनोरमा आंटी बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं कर पा रहे क्या? देशघाती तो होंगे, कौन से होंगे? अस्थि, शैल, अनम्यूट करिए भाभी। हाँ अस्थि, इसमें से कौन से होंगे? लता और दारू का एक भाग। बढ़िया, मति ज्ञानावरण देशघाती है तो दारू का एक भाग और लता। हाँ लता का पूरा। ठीक है, बढ़िया। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना?
बस वो देखने के लिए पूछ रही थी। ठीक है, म्यूट हो जाइए वापस आप लोग। तो ये इस तरह से ये सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां हैं। अब हमारी डेफिनेशन पे आते हैं हम। परिभाषा क्या है क्षयोक्षम की? क्षयोक्षम को समझना था हमको। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन यानी अभी इस समय, वर्तमान में, प्रेजेंट में हमारे जो भी सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे, उन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हुआ। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे अपने नोट्स में कि वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों के उदय का अभाव यानी उदय नहीं होना ही क्षय, वो उदयाभावी क्षय कहलाता है। अभी इस समय हमारे कोई सर्वघाती स्पर्धक मतलब जिनमें शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग रूप शक्ति थी, वो उदय में आने वाले थे अभी इस समय, और उनके उदय का अभाव, वो अभी उदय में नहीं आ रहे। देखिए, उदय का अभाव का मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। उदय का अभाव का मतलब है अभी नहीं आ रहे। तो वर्तमान में उनके उदय का अभाव, उसको ही कह दिया क्षय। एक्चुअल में क्षय यानी सत्ता में से नष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में उनका उदय का अभाव है। अभी वर्तमान में वो हमारे उदय में नहीं आ रहे हैं। देखिए आगे, यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश यानी सर्वथा नाश नहीं है। सत्ता में तो वो स्पर्धक हैं, लेकिन वो अभी टाइप क्या था उनका? सर्वघाती। क्या वो कह रहे थे परिभाषा में? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का। तो उनका टाइप कौन सा है? शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग वाला, ऐसा सर्वघाती टाइप है। अब वो वर्तमान में इस इतने पावर के साथ में उदय में नहीं आ पा रहे कि वो शैल रूप, अस्थि रूप या दारू के बहुभाग रूप हमें फल दे सकें। तो वो जो उनकी पावर थी, वो पावर कमजोर हो गई। वे सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणहीन होकर, उनकी जो पावर थी ना शैल वाली, अस्थि वाली, उस पावर को कमजोर कर दिया। कैसे कमजोर कर दिया? कि हमारे परिणामों के निमित्त से वो उनकी पावर कम हो गई। वो पावर आई कहाँ से थी उसमें? वो पावर भी हमारे खोटे परिणामों से ऐसा तीव्र अनुभाग बंधा था। संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों में तीव्र अनुभाग बनता है। संक्लेश मतलब पाप रूप जो आकुलता रूप जो परिणाम है, कषाय रूप जो परिणाम है, उससे जो पाप प्रकृतियां हैं उनमें तीव्र अनुभाग पड़ता है। जो घातिया कर्म है, ये पुण्य प्रकृतियां हैं कि पाप प्रकृतियां हैं? बोली मीता भाभी। पाप प्रकृतियां हैं। बढ़िया। घातिया कर्म है वो सारी पाप प्रकृतियां हैं। यहाँ हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं? घातिया कर्मों की कर रहे हैं। तो ये जो हमारे संक्लेश परिणामों से इनमें ऐसा तीव्र शैल रूप, अस्थि रूप, दारू के बहुभाग रूप अनुभाग बंधा था। अब हमने कुछ विशुद्ध परिणाम किए, तो उस विशुद्ध परिणामों के निमित्त से जो इनका सर्वघाती पना था, वो सर्वघाती पना हमने खत्म किया, उस सर्वघाती पने को कम किया। और वो क्या हुआ कि वो जितना उनका अनुभाग था, वो अनंत गुणे हीन होकर उदय में आने लगे। और वो कितने हीन हुए? मीता अभी म्यूट करिए। तो वो अपना जो उनका उदय का टाइम था, वो अपने उदय के, अभी जैसे उदय में आने वाले हैं इस समय पे, तो उदय में आने के जस्ट एक समय पहले, उदय में आने के एक समय पहले तक उनकी जो पावर थी, वो शैल, अस्थि और दारू के बहुभाग रूप यानी सर्वघाती रूप उनकी पावर थी। और हमारे परिणामों के निमित्त से वो जैसे ही उदय में आने वाले थे, उसके एक समय पहले ही उनकी पावर, वो दारू का एक भाग और लता वाला जो पूरा भाग था, यानी देशघाती रूप उनकी पावर, उसकी पावर को उनने कन्वर्ट कर दिया, उसकी पावर को हमने खत्म कर दिया। तो वो जो उसकी सर्वघाती पावर खत्म हुई, उसी को कह दिया कि क्षय। इसका नाम है उदयाभावी क्षय। फिर से पढ़ते हैं, देखिए। सत्ता में तो वे स्पर्धक हैं, लेकिन सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आते। वे सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे हीन होकर, अर्थात उदय के एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिवर्तित यानी चेंज होकर उदय में आते हैं।
इन सर्वघाती स्पर्धकों का अनंत गुणाहीन पना ही क्षय कहलाता है। अब ये जो परिभाषा में कहा, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, यानी वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे, उनकी पावर को हमने सर्वघाती से देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। तो टोटली तो वो खत्म नहीं हुए थे, लेकिन क्योंकि उसकी जो पावर थी, उस सर्वघाती पने को हमने खत्म कर दिया। इसी को कहा है उदयाभावी क्षय। उदयाभावी यानी उदय के अभाव रूप। वो उदय में तो आ रहे थे सर्वघाती रूप, आने तो उदय में कैसे थे? सर्वघाती रूप, लेकिन हमने उनको सर्वघाती रूप में उदय में नहीं लाए, देशघाती बनाकर लाए, तो उसको यहाँ शब्द दिया है उदयाभावी क्षय। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। जो कुछ लोग आज नए आए हैं, तो अभी ये क्लास बंद होने वाली है, वो एक और लिंक आपको साथ में दी है जिसके ऊपर एडिशनल लिंक लिखा है, द्रव्य संग्रह की एडिशनल लिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से क्लास में आ सकेंगे। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर है भविष्य में, बाद में, फ्यूचर में उदय में आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम। तो अब ये एक और शब्द है, सद अवस्था रूप उपशम। ये तो समझ में आ रहा है, सर्वघाती स्पर्धक तो अब क्लियर हो गए सबको। अब दूसरा शब्द क्या है? सद अवस्था रूप उपशम। उसकी डेफिनेशन नीचे दी है, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। कि वर्तमान समय को छोड़कर, अभी इस समय, अभी ये पूरा वर्तमान समय है, तो इस समय में वो कर्म उदय में नहीं आ रहे, वर्तमान में जो उदय में आ रहे, वर्तमान समय को में नहीं आ रहे, बाद में कभी उदय में आने वाले हैं, तो वो जो बाद में उदय में आने वाले हैं वो वहीं रहें। तो इसमें क्या बात है, जो बाद में उदय में आने वाले हैं वो तो बाद में ही आएंगे, अभी इसमें क्या खास बात हुई? तो देखिए, ऐसा होता है कि ऐसा आप लोगों को कई बार बताया कि कर्म ऐसे लाइन से लगे हुए होते हैं, कर्मों की निषेक रचना हो जाती है, कर्म लाइन से लगे हुए रहते हैं और अपने अपने समय पे वो कर्म उदय में आते जाते हैं। लेकिन हमारे परिणामों के निमित्त से ऐसे भी होता है कि ये कर्मों का टाइम फिक्स है, लाइन लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक की लाइन लगी हुई है। तो सब बिल्कुल समझदार होते हैं, एकदम अनुशासित होते हैं, सब अपने अपने नंबर पे ही उदय में आते हैं। परंतु कभी कभी हमारे परिणामों के निमित्त से शुरू करते हैं फिर से। हम आ गए सभी? देखिए, सद अवस्था रूप उपशम देख रहे थे हम कि ये कर्म सब लाइन से लगे हुए हैं। तो जो वर्तमान में जिस कर्म का जो उदय में आने का टाइम है, वो कर्म उसी समय में उदय में आता है। परंतु कभी कभी हमारे परिणामों के निमित्त से अभी समय तो था 1 नंबर का, और 5 नंबर का या 10 नंबर वाले जो कर्म 10 नंबर पे लगा हुआ था, वो कभी कभी 1 नंबर पे उदय में आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? ये होता है, ये कहलाती है उदीर्णा। हमारे परिणामों के निमित्त से बाद में आने वाले कर्म, आगामी समय में आने वाले कर्म अभी ही अगर उदय में आ जाएं, तो उसे कहते हैं उदीर्णा।
तो अभी तो जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक थे उनका तो हमने उदयाभावी क्षय कर दिया। जो अभी वर्तमान में आने वाले थे उनकी शक्ति को तो हमने सर्वघातीपना कम कर दिया। एक तरफ से तो हमको आराम हो गया, लेकिन जो बाद में आने वाले थे कहीं वो उचक के अभी आ गए तो ये हम जो काम विशुद्धता के परिणाम कर रहे हैं, सम्यक दर्शन प्रकट करने का जो प्रोसेस चल रहा है और ये सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया चल रही है, तो अभी हमने जो वर्तमान में जो सर्वघाती आने वाले थे उनको तो सेट कर दिया, उनका तो उदयाभावी क्षय कर दिया, लेकिन कहीं भविष्य में आने वाले अभी उदय में नहीं आ जाएं तो उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए कहा है कि उनका करें सदअवस्था रूप उपशम, यानी कि वो जो बाद में आने वाले कर्म है वो किसी भी तरह से जल्दी नीचे उदय में नहीं आ जाएं, तो उनको वो जिस जगह पर हैं उसी जगह उनको फ्रीज कर दें, उनको उसी जगह पॉज कर दें, या कि कहें स्टैचू कर दें। उसका नाम है सदअवस्था रूप उपशम। देखिए ये क्या हुआ, शिट आज मैं भूल गई ये, अरे इसको वो फोन आ गया ना। हाँ देखिए पढ़ते हैं इसको फिर से। वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाले कर्मों के सत्ता में रहने को सदअवस्था रूप उपशम कहते हैं, अर्थात भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदीर्णा होकर, यानी स्थिति पूरे हुए बिना ही उदय में आ जाना। उदीर्णा का अर्थ बता रहे हैं ब्रैकेट में, स्थिति पूरी हुए बिना ही उदय में आ जाना, जल्दी उदय में आ जाना। तो ये उदीर्णा होकर उदय रूप नहीं होना ही सदअवस्था रूप उपशम कहलाता है। यानी जो भविष्य में उदय में आने वाले स्पर्धक हैं वो अभी जल्दी उदय में नहीं आ जाएं, उनको भी वहीं रोक देना, वो कहलाता है सदअवस्था रूप उपशम। अब देखिए सर्वघाती स्पर्धक एक तो या तो वर्तमान में उदय में आने योग्य थे या भविष्य में उदय में आने योग्य थे, क्योंकि सर्वघाती स्पर्धक अगर उदय में आ जाएंगे तो हमको वो रिलेटेड गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगा, तो हमको सर्वघाती स्पर्धकों को उदय में नहीं आने देना है। तो सर्वघाती जो वर्तमान काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धक थे, अब वो तो वर्तमान में ही आने ही वाले थे, जो आ ही गए उनको हम रोक तो नहीं सकते, वो तो आ ही गए थे, तो वो आ गए थे तो उनकी शक्ति को हमने हीन कर दिया, उनका सर्वघातीपना कम कर दिया, तो इस तरह से तो उनका सर्वघातीपना देशघाती में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो भविष्य में आने वाले थे उन भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों को अपनी ही जगह वहां रोक दिया, उनको उदीर्णा होकर वो जल्दी से उदय में नहीं आ जाएं, तो उनको कर दिया हमने सदअवस्था रूप उपशम। तो इस तरह से सर्वघाती स्पर्धक तो पूरे सेट हो गए। अब क्या है देखिए क्षयोपशम की परिभाषा में ऊपर फिर से, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। अब कौन बचे? अब बचे हैं केवल वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धक। तो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो हमको इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो रिलेटेड गुण हैं उस गुण का पूरा घात नहीं करते, वो हमारे गुण को प्रकट भी रहने देते हैं। तो इसलिए जो वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय इन तीन रूप कर्म की अवस्थाओं को क्षयोपशम कहते हैं। ये क्षयोपशम की परिभाषा हुई। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तो ये क्षयोपशम किन कर्मों में होता है कि ये क्षयोपशम देशघाती कर्म प्रकृतियों में ही लागू होता है, क्योंकि क्षयोपशम के लिए देशघाती का उदय होना ये भी जरूरी है, तभी वो क्षयोपशम बनेगा। और सर्वघाती प्रकृतियों में तो सर्वघाती हैं सारे, और जो देशघाती प्रकृतियां हैं उसमें ऐसे दो टाइप के स्पर्धक हैं कि कुछ सर्वघाती हैं कुछ देशघाती हैं। तो किसी का तो हम उदयाभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम कर सकते हैं और किसी का उदय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ये देशघाती प्रकृतियों में होती है,
तो देशघाती प्रकृतियों में क्षय उपशम बनता है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है तो अनम्यूट होके पूछिए। सबको सब कुछ समझ में आ गया? सब कुछ तो नहीं आया, पर ये भी समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया। तो बाद में आने वाली प्रकृति है, हाँ, अवस्था वाली, वो तो फिर आएगी नहीं। उस समय नहीं आएंगी, उस समय नहीं आएंगी, जब उनका टाइम आएगा तब आएंगी। तब फिर हमारे परिणामों पे डिपेंड करता है कि फिर हम उनका उदयाभावी क्षय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति सर्वोत्तम वाली रहेगी या रहेगी, औपचारिक वाली रहेगी। नहीं, अभी तो क्षय उपशम चल रहा है। औपशमिक की तो पोजीशन अलग है। औपशमिक हम अभी समझेंगे कल परसों बाद में। औपशमिक में तो सारे के सारे दबे रहेंगे, कोई भी उदय में नहीं आएगा। देखिए, उपशम में और क्षय उपशम में क्या फर्क है? उपशम में जितनी भी प्रकृतियां हैं रिलेटेड, वो सब दबी रहेंगी, और क्षय उपशम में एक का उदय है, देशघाती का किसी का उदय है, सारी की सारी दबी नहीं है। क्षय उपशम में कुछ दबी भी हैं, कुछ। हाँ जी, हाँ, देशघाती उदय में रहेंगी, क्षय उपशम में, उपशम में नहीं। अनुज है क्लास में? अनुज, अनुज है क्या क्लास में? कुछ लोग वीडियो बंद करके रखते हैं, मुझे पता ही नहीं लगता है कौन कौन है। अगर आप लोगों को तकलीफ नहीं हो तो अपनी शक्ल दिखा दिया करिए, तो मुझे पता लग जाए कौन कौन है क्लास में, ताकि मैं देख सकूं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, अभी इतना ही रखते हैं कि फिर आप लोग देखिएगा, ये जो पीडीएफ भेजी मैंने आप लोगों को, इसको पढ़िएगा वापस से। हाँ जी, हाँ, हाँ, सर्वघाती का उदय नहीं है, देशघाती का ही उदय है। वो जो सर्वघाती का उदय आ रहा है वो भी देशघाती रूप होकर ही आ रहा है, इसलिए सर्वघाती का उदय नहीं है वहां पे। तो आप लोग इसको पढ़ना एक दो बार, जो ये नोट्स हैं इसको एक दो बार पढ़ना, तो काफी कुछ आपको समझ में आएगा। फिर नहीं होगा तो अपन आगे बात करेंगे कल। जय जिनेन्द्र। जय जय।